हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 3 को। और इससे पहले हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर 2 का तो वो भी देख लीजिए। और चैप्टर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि दिल्ली के बारे में, कि दिल्ली किस प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक का केंद्र बनता है। क्योंकि इससे पहले वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 2, उसमें हम लोग डेल्टा, कावेरी डेल्टा रीजन के बारे में तो देखे हैं कि उसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन उस समय उस चैप्टर में आपको दिल्ली का चर्चा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो इसका कारण क्या था, तो इसका कारण ये था कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में जाकर के बनता है। मीन्स 12वीं शताब्दी से दिल्ली का महत्व दिखना शुरू हो जाता है भारतीय राजनीति में। वहीं और क्या हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ राजवंशों का डिस्कस करेंगे, जैसे तोमर का, चौहान का, प्रारंभिक तुर्की शासक जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, है ना, इन सब के बारे में देखना है, खलजी वंश के बारे में। तो इन सब के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि शुरुआती दौर में जब हम चैप्टर 2 को पढ़े थे, तो उस चैप्टर में हम लोग देखे थे कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र का चर्चा है, वो राज्यों के केंद्र बने थे, लेकिन दिल्ली का चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली 12वीं शताब्दी में जाकर के महत्वपूर्ण शहर बनता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि ये दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, यह सबसे पहले किसके द्वारा डेवलप किया गया या किसके शासनकाल में इसका चर्चा हुआ, तो तोमरों के शासनकाल में। अब तोमरों को कौन हराया था, तो तोमरों को हराने का श्रेय जाता है चौहानों को। उसके बाद चौहान वंश आता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान वगैरह के बारे में आप पढ़े थे पिछले क्लास में भी, या पिछले चैप्टर में भी हम लोग देखे थे। त्रायन का 1191-1192 का युद्ध होता है। तो चौहान काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक थे। अब कह रहा है कि तोमर और चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। कहाँ पर? ये दिल्ली वाले क्षेत्र में देहलीवाल, याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, MCQ। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। मीन्स शुरुआती में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, मुगल नहीं, सल्तनत। मुगल और सल्तनत में अंतर है। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। अब नीचे एक टेबल दिया जाएगा कि किस प्रकार से क्रोनोलॉजी में अलग अलग शासक या राजवंश का स्थापना होता है। अब कह रहा है कि 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी है। तो आगे हम लोग टेबल में देखेंगे जस्ट नीचे। कह रहा है जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए हैं। मतलब दिल्ली में बहुत सारे नगर बसे हैं, बाद में अभी के मॉडर्न पीरियड में वो सब कोलैब होकर के एक दिल्ली बन गया है। अब जैसे दिया गया है कि यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है, इसमें कह रहा है पहचानिए दिल्ली एक कुहना, सीरी, जहाँपनाह। तो आप देखिए यहाँ पर दिल्ली एक कुहना है, सीरी यहाँ पे है, जहाँपनाह यहाँ पे है। तो ये सब शहर बसाए गए, छोटे छोटे शहर बसाए गए। उस समय के हिसाब से बड़े रहे होंगे, अभी के हिसाब से छोटे हैं। अब यहाँ पर ये शासक वर्ग के बारे में दे रहा है कि सबसे पहले अनंगपाल के बारे में आप देखिए, याद रखना होगा आपको, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये तोमर है जो जिनको श्रेय जाता है दिल्ली को बसाने का। फिर चौहान आते हैं जो तोमरों को हराते हैं। उसके बाद आप देखिए ये प्रारंभिक तुर्की शासक आते हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया है, गयासुद्दीन बलबन है। तो इसको आपको याद कर लेना होगा क्रोनोलॉजी में कि किस प्रकार से आते हैं। क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन बनता है, तो याद करने का न्यूमोनिक्स होता है, अलग अलग लोग बनाते हैं। तो मैं सख्त साल इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सख्त साल से याद कर सकते हैं आप, और न्यूमोनिक्स हो गया ये। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से स्लेब डायनेस्टी हो गया, ये खिलजी हो गया, ये तुगलक हो गया, ये ऐसे ऐसे सैयद हो गया, एल से लोधी हो गया। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट डिफरेंट राजवंश आए हैं, ये आप याद कर सकते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं इस चैप्टर में कि सुल्तानों के अधीन दिल्ली। कह रहा है इतिहास, तारीख, तवारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फ़ारसी में लिखे गए थे। तो पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एक ये बनता है कि सुल्तानों के समय में ये प्रशासनिक भाषा क्या थी, तो फ़ारसी थी, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसके शासनकाल में इतिहास लिखा गया। तवारीख के लेखक, अब तवारीख क्या है, तो तवारीख इतिहास ही है जो उनके काल में लिखा गया था। किनके कालों में, तो सुल्तानों के काल में। तो सुल्तानों का राजभाषा क्या है, तो सुल्तानों का राजभाषा फ़ारसी है। तो तवारीख के बारे में अब हम लोग तवारीख चर्चा करेंगे, इतिहास नहीं बोलेंगे। तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुनिश्चित व्यक्ति
सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। मतलब तवारीख लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो जो सचिव रहा होगा, जो प्रशासक था, या जो कवि है या दरबारी है, वही लोग लिखते थे और घटनाओं का वर्णन करते थे जो उस समय होता था, और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। मीन्स राजाओं को सलाह भी देने का काम ये तवारीख लिखने वाले किया करते थे। अब तवारीख लिखने वाले कौन होते थे? तो सचिव होते थे, प्रशासक होते थे, कवि होते थे, दरबारी होते थे। ये न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, ठीक है, कि जस्टिस मेंटेन रह सके। अब यहाँ पर न्याय चक्र के बारे में बॉक्स में दे रहा है कि 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो मतलब जस्टिस और ऑनेस्टी जो किंग के द्वारा मेंटेन करना चाहिए, उसके इम्पोर्टेंस को दर्शाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी दिया गया है बुक में, आप इसको मार्क कर लीजिए जो भी क्लास 7 के स्टूडेंट हैं। आगे क्या कह रहा है कि ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गाँव में शायद ही कभी रहते हों। मतलब जो राइटर्स थे, वैसे लोग, वैसे पोस्ट पर जो लोग जो लिखने का काम करते थे तवारीख को, वो शहरों में रहा करते थे, खासकर दिल्ली में जो राजधानी है। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। इकराम माने पुरस्कार समझिए, इनाम राशि समझिए। इसको पाने के लिए राजा को खुश करके, सुल्तानों को खुश करके इतिहास ऐसा लिखते थे कि जिससे सुल्तान को खुशी मिले, उसके अच्छे कर्मों को ही केवल दर्शाने का काम करते थे, ताकि इनको ढेरों इनाम पुरस्कार मिले। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, और उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। मतलब ये जो लेखक होते थे, शासकों को किस चीज़ के लिए प्रेरित करते थे? जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था हो। जन्मसिद्ध अधिकार मतलब जन्म से ही जो अधिकार मिले, मतलब वो अपना पोस्ट को मेंटेन रखना चाहते थे कि उनका बच्चा का भविष्य भी सुरक्षित रहे। ऐसा शासन व्यवस्था ये लेखक तवारीख लिखने वाले चाहते थे। आगे क्या आप देखते हैं कि सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठती है। तो पहली है महिला जो बैठती है मुस्लिम शासक। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। मतलब ये जो इल्तुतमिश की बेटी है रजिया, वो काफ़ी योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। क्यों? क्योंकि लिंग भेद है, स्त्री है। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, मतलब हत्या हो गई थी उसकी, ठीक है। तो लिंग भेद मतलब पुरुष और स्त्री में जो भेद होता है वो है। जन्मसिद्ध अधिकार, जो जन्म लेने के साथ आपको अधिकार मिल जाता है। आगे हम क्या देखते हैं, रजिया के विषय में मिन्हाज के विचार, अन्य महत्वपूर्ण भारतीय शासकों ने क्या किया। मतलब यहाँ पर रजिया के बारे में कह रहा है कि रजिया के द्वारा जो भी रजिया के बारे में जो नज़रिया विकसित था, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस समय सुल्तान के दरबार में या अन्य लोगों की नज़र में क्या था, उसी के बारे में वर्णन है। तो हम यहाँ पर सीधा देखते हैं, रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। मतलब डायरेक्टली अपने आप को सुल्तान की बेटी वह घोषित करती है, ऐसा दिखाने में झिझक नहीं है उसको। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, अब याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रुद्रमा देवी किस वंश की थी, तो काकतीय वंश की थी। किस क्षेत्र में शासन करती थी, तो आंध्र प्रदेश में शासन करती थी। कब? 1262 से 89 उसका पीरियड है। तो पीरियड याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रुद्रमा देवी का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है कि व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। मतलब ये रुद्रमा देवी और रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। माने रुद्रमा देवी अपने आप को पुरुष दर्शाना चाह रही थी। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं रजिया काफ़ी बोल्ड है, लेकिन रुद्रमा देवी जो है समाज के हिसाब से ही अपने आप को ढालने का प्रयास कर रही है। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। तो ये तीसरा शासक है, महिला शासक, आपको याद रखना है। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकलता है। जाहिर है प्रजा ने अपने प्रिय रानी को उन्हें स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो 3 शासक का, महिला शासक का आपको यहाँ चर्चा मिलता है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महिला शासकों के बारे में पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, नज़दीक से एक नज़र। मतलब किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, शासन व्यवस्था चल रहा है, उसके बारे में कह रहा है। किसके शासनकाल में? खलजी और तुगलक के। तो कह रहा है दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। मतलब विश्वसनीय, विश्वास
पद जो होगा वैसे सूबेदार और प्रशासक की जरूरी थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करता था। मतलब डाउट में रहता था, इसको भरोसा चाहिए, तो इस ट्रस्टवर्दी किसको मानता था? तो अपने गुलाम को, सूबेदार को नियुक्त करता था, है ना, खासकर मतलब उसके रिलीजन से जुड़ा हुआ लोग या उसका करीबी। इन गुलामों को फारसी में बंदगा बंदगा कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बंदगा किसको कहा जाता था? क्वेश्चन बनना ही बनना है, आप याद रखिएगा कि बंदगा कहा जाता था गुलामों को फारसी भाषा में, ठीक है। और यही सूबेदार के पद पर नियुक्त किए जाते थे ये खलजी के टाइम में, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। मतलब बंदगा को, बंदगा कौन है? गुलाम है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि गुलाम को क्या कहा जाता था फारसी में, तो अब बंदगा आप लिखिएगा। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित भी किया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे, ठीक है। तो बंदगा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। अब हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ रहे हैं? खलजी और तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, ये बॉक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटों से बढ़कर गुलाम होता था, बस इतना याद रखिएगा कि बेटा से भी ज़्यादा विश्वास गुलामों पर किया जाता है। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहें और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी, क्योंकि जो दरबारी थे वो इससे नाराज़ थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो जेनेटिकल चीज़ है वो मेंटेन रहे, एक परिवार का है उसी का बढ़ता जाए, दूसरे को क्यों घुसा रहे हैं आप। गुलाम और आश्रित पर अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। गुलाम के साथ एक समस्या था, गुलाम और आश्रित जो था राजा के प्रति तो, सुल्तान के प्रति तो वफादार था, लेकिन सुल्तान के बच्चे के प्रति वफादार नहीं था। आगे क्या करा है, सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी, ठीक है। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। मतलब आलोचना किस चीज़ के लिए किया है कि आप निचले तबके लोग जो गरीब हैं, ये माली हैं, बागीचा के काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को जब आप ऊंचे के पद पर बैठाते हैं, सूबेदार वगैरह बनाते हैं या सेना में अच्छे पद पर लाते हैं, इससे तवारीख के लेखकों को बड़ी गुस्सा आती थी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, मतलब अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस किस वर्ग के लोगों को ऊपर उठाया गया, तो शराब बनाने वाले, बेचने वाले, फिरोज हज्जाम नामक नाई को भी ऊपर उठाने का कोशिश किया गया, बावर्ची को भी, है ना, मालियों को, है ना, इन सब कुछ ये सब छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को भी ये सुल्तान जो है ऊपर उठाने का काम करता है। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब जियाउद्दीन बर्नी के बारे में हम लोग जानते हैं, काफ़ी अच्छा लेखक माना जाता है उस समय का, तो वो भी इस चीज़ के खिलाफ है। मतलब समझ रहे हैं, उसके मानसिक स्थिति को आप समझ सकते हैं कि वो समाज में भेदभाव को ख़त्म करने के खिलाफ ही था। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। मतलब पहले के जो सुल्तान होंगे उन्हीं की तरह खलजी और तुगलक भी क्या कर रहा था, मतलब भिन्न भिन्न आकार के इलाकों, मतलब ज़मीन के टुकड़ों का सूबेदार नियुक्त करता था। किसको? सेना नायकों को, जो सेना का हेड होता था। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। मतलब जो ज़मीन का टुकड़ा है इसको क्या कहते थे? इक्ता। और इस इक्ता को वसूलने वालों को क्या कहा जाता था? इक्तादार, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, ये इलाके इक्ता कहलाते थे। कौन से इलाके? ज़मीन के जो टुकड़े होते थे जो सेना नायकों को दिए जाते थे, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार कहलाते थे, या मुक्ति, इक्तादार या मुक्ति, यहाँ से क्वेश्चन बनना है, ठीक है। तो सूबेदारों को जो ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था उसको क्या कहते हैं? तो उसको इक्ता कहते हैं। पहला चीज़ ये याद रखना है, क्या कहते हैं? इक्ता कहते हैं। और इस इक्ता से जो कर वसूली वगैरह का काम होता था, इसको कौन करता था? इक्तादार कहता था, या इक्तादार को मुक्ति भी कहा जाता है। इक्तादार का एक और नाम मुक्ति है। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। मतलब ये होते क्या थे मुक्ति या इक्तादार? ये सेनानायक होते थे, तो इनका काम था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों के में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। जो ज़मीन का टुकड़ा दिया गया, एक गांव दे दिया गया, 2 गांव दे दिया गया, वहाँ पर नियम कानून कायदा बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली करता था। अब देखिए यहाँ पर सैनिक को पेमेंट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है।
सैनिक को पेमेंट नहीं मिल रहा है, पेमेंट के बदले में वो उसको इक्ता दिया जा रहा है, इक्ता से वो कर वसूल करता है, लगान वसूल करता है और उसी से अपना वेतन निकालता है। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। अब जो व्यक्ति सेना नायक है उसके झुंड में क्या होता है, 10-20-100 है ना सेना होते हैं, वो तो सेना नायक है, सेनाओं का नेतृत्व करता है, तो मतलब अपने अंदर में वो कुछ सैनिक रखा करता था। उस सैनिक का भी तनख्वाह वो इसी से देता था, किससे, इक्ता से। इक्ता क्या है, ज़मीन का टुकड़ा है, हो सकता है बड़ा हो, छोटा हो, मध्यम साइज का हो। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। मतलब ये क्या था कि फैमिलियर ट्रेंड नहीं था कि आज मिल गया आपके पास जो इक्ता वो परमानेंटली आप ही के फैमिली के पास रह गया, नहीं, ये चेंज होता रहता था। इससे क्या होता था कि इक्तादार पर कंट्रोल रखा जाता था, माने सेना नायकों पर कंट्रोल रखा जाता था। आगे क्या कह रहा है, सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था, है ना, इसका सख्ती से पालन किया जाता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अब कितना कर वसूली हो रहा है इसका भी हिसाब रखा जाता था, तो इसके लिए क्या, किसको नियुक्त किया जाता था, लेखा अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। अब आगे क्या करा, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे, माने सैनिक कितना रखना है ये भी निर्धारित रहता था। और जितना राज्य यानी कि सुल्तान घोषणा कर दिया कि इतना ही आपको कर वसूलना है, उतना ही कर वसूला जाता था। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर अतिरिक्त इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आते थे, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। मतलब जो भी जमींदार वगैरह रहे होंगे, सामंत रहे होंगे, उनको अपने सत्ता के आगे झुकने के लिए मजबूर करता था। अलाउद्दीन खलजी के शासन काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य का राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। जो स्थानीय जमींदार हुआ करते थे, जो उनसे कर लगाने का जिम्मेवारी छीन लिया जाता था, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य किया जाता था। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। मतलब ज़मीन का पैमाइश मतलब कि सर्वेइंग करना, लैंड का सर्वे करना, कितना उपज है नहीं है, ये सब बहुत अच्छे ढंग से किया जाता था। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। अब कुछ पुराने जमींदार होंगे, है ना, जो मिल मिलाप बैठा पाएँ सुल्तान से, तो वो वही काम को करते रहे। कह रहा है उस समय 3 तरह के कर थे। किस समय, यही जो सुल्तान का पीरियड है उस समय बता रहा है कि 3 प्रकार के कर थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। कृषि पर जो कर लिया जाता था उसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। माने खराज कितना है, 50% है, याद रखना होगा, ये पूछेगा। खराज कितना है, 50% है, सल्तनत काल में लिया जा रहा है और कृषि पर लेने वाला है। फिर मवेशियों पर भी कर होता था, घरों पर भी कर होता था। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। मतलब बड़ा छोटा क्षेत्र में ही शासन दिल्ली का चल रहा था उस समय, बहुत बड़ा क्षेत्र पर शासन नहीं था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो जाता था। मतलब आज दक्षिण भारत पर अटैक किया, कल होकर के फिर वापस आ रहा है दिल्ली की ओर शासक, तब तक दक्षिण भारत फिर से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। कह रहा है यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले क्षेत्र ऐसे थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं असक्षम थी। मतलब गंगा के आसपास का क्षेत्र काफ़ी जंगल से भरा हुआ था, तो यहाँ भी सुल्तान अपना जड़ नहीं जमा पा रहा था। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, लेकिन कुछ ही समय तक मेंटेन रख पाते थे। फिर से वो सरदार मिल करके, जो जंगल के सरदार थे गंगा के प्लेन एरिया के, वो आज़ाद हो जाते थे। यहाँ पर कुछ बता रहा है कि इस काल में खराज के अलावा कुछ अन्य कर भी लगाए जाते थे। कर से क्वेश्चन पूछना ही है, तो खराज तो हम लोग देख लिए कि 50% लग रहा है। खुम्स के बारे में कह रहा है कि युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर, मतलब युद्ध में जो भी चीज़ लूट कर लाया, इस धन का 1/5 सुल्तान रखता था, 4/5 सैनिकों का होता था। तो देख रहे हैं खुम्स के बारे में, युद्ध में लूटा गया। टाइप ऑफ टैक्स भी पूछ सकता है मैच बना के, मैच कॉलम में। ज़कात के बारे में कह रहा है, यह एक धार्मिक कर था जो मुस्लिमों की आय का 2.5% या 1/40 भाग था। ज़कात यह एक धार्मिक कर था जो मुस्लिमों की आय का 2.5% लगता था, 1/40। लोकप्रिय मतों के अनुसार इसका आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था। इसे सभी मुस्लिमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। किस टैक्स को सारे मुस्लिमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया? ज़कात को। आगे क्या कह रहा है, सल्तनत
एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5% ज़कात वसूला जाता था। व्यापारियों से 2.5% आयात निर्यात पर। जजिया के बारे में कह रहा है, यह गैर मुस्लिम था जो उन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ की जाती थी। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं। किंतु फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में संग्रहित किया। मतलब अलग करने का श्रेय किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। किस चीज़ को अलग किया? जजिया को। किस चीज़ से अलग किया जजिया को? खराज से। ठीक है, खराज पहले क्या था? मुस्लिम भी देता था 2.5%, हिंदू से भी लिया, लेकिन जजिया को एक अलग बना दिया। आगे जाके आप देखेंगे खराज तो खत्म हो जाता है, जजिया कंटिन्यू रह जाता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं? सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में। तो कह रहा है, अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने। तो देखिए, इब्न बतूता के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कहाँ का था? तो अफ्रीकी देश का था और मोरक्को से था। मोरक्को देश हुआ अफ्रीका जो ये है उपमहाद्वीप है। तो अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आता है। कौन आता है? तो इब्न बतूता आता है। आगे कह रहा है, ये यहाँ के बारे में वर्णन करता है, तो हम इसको उतना डिटेल में नहीं देखेंगे, इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग क्या देखते हैं? आगे हम लोग देखते हैं, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, जो कि उज्बेकिस्तान है अभी के समय में, पर हमला किया। मीन्स उज्बेकिस्तान पर हमला किया। कौन किया? चंगेज खान। और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर हमला करता है। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोल के धावे बढ़ गए थे। मतलब अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में ये मंगोलों का आक्रमण बढ़ा था। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी। इतनी विशाल को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। मतलब इतना बड़ा सेना बना लिया कि इसको मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत के बारे में कह रहा है कि आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा के पर सैयद तथा लोदी वंश का राज्य बना रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। मतलब इन सब जगह पर इंडिपेंडेंट शासक थे। यहाँ पर उनका शासन नहीं था। किनका? सल्तनत का। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। किसका? ये जो स्थानीय शासन थे उसका शासनकाल अच्छा चल रहा था। इस काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी के बारे में कह रहा है, 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया। मतलब शेर शाह सूरी जनजात शासक नहीं था, राजा नहीं था, है ना। वो एक प्रबंधक का काम कर रहा था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, यहाँ पर टाइम फ्रेम दे रहा है, आप देख लेंगे, तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश भी स्थापित कर लिया, सूरवंश। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष तक ही शासन किया। तो पीरियड याद रखिएगा, 1540 से 1555 तक शासन करता है। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरक्की को अपनाकर उन्हें भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक जो शासन करते हैं, ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। मतलब शेर शाह सूरी का प्रशासन व्यवस्था काफ़ी उन्नत था और काफ़ी अच्छा शासक था। अलग बात है कि वो ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाया। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और स्कूल के एग्जामिनेशन से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आप इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।